जय हिंद, वंदे मातरम डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका एजुकेटर शुभम सर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म माई डीडीयू यूनिवर्सिटी पे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आज आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि हम लेकर अवेलेबल है एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर। स्टूडेंट्स, ये आप देख रहे हैं, हम आज आपके लिए लेके अवेलेबल हैं जो आपका EDU BED 101 यानी जो बीएड के फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, इनका 101 का प्रीवियस ईयर पेपर, ये पेपर 2021-22 का है। स्टूडेंट्स, इस पेपर का नाम अपने स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, फंडामेंटल ऑफ एजुकेशन है, जो 4 क्रेडिट का है, जिसके लिए आपको 4 क्रेडिट अलॉटेड है। ठीक है, और ये एग्जामिनेशन CBCS मोड पे होगा। स्टूडेंट, ये वीडियो लेक्चर लेके आने के लिए पीछे बस यही पर्पज है कि जो हमारे बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, उन्हें पता लग पाए कि उनके प्रीवियस एग्जामिनेशन में कैसे क्वेश्चन आए थे और उसके राइट आंसर क्या है। स्टूडेंट, साथ ही साथ बताना चाहूंगा कि हम इस पेपर के बाद आपके जो 102 का, 103 का और 104 का प्रीवियस ईयर पेपर होगा, उसको भी लेकर आपके लिए जल्दी अवेलेबल होंगे। तो स्टूडेंट, बिना टाइम वेस्ट किए आपको ले चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और दिखाते हैं कैसे क्वेश्चन आए थे, ताकि आपकी तैयारी आने वाले एग्जामिनेशन के लिए और अच्छी हो सके। स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन आया था कि विच वर्क इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू स्कूल वर्क, यानी कौन सा कार्य विद्यालय से सीधे संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन कह रहा था यानी बालक का बौद्धिक विकास यानी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट चाइल्ड का, दूसरा कह रहा था फिजिकल डेवलपमेंट यानी बालक का शारीरिक विकास, तीसरा कह रहा बालक के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करना। तो कौन सा कार्य विद्यालय से सीधे नहीं संबंधित है, और चौथा कह रहा है नागरिकता के गुणों का विकास करना। तो स्टूडेंट, इसका राइट आंसर है कि जो टू अरेंज फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रेन। देखिए, स्कूल का काम नहीं है बच्चे के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का व्यवस्था करना, यह कार्य राज्य का है, सरकार का है। यह कार्य किसका है? गवर्नमेंट का कार्य है, यह विद्यालय का कार्य नहीं है। बाकी तीनों कार्य, बौद्धिक विकास करना, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ सिटीजनशिप, ये सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी विद्यालय का है। जो दूसरा प्रश्न आया उसको हम लोग देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉब्लम ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, यानी सेकेंडरी एजुकेशन जिसको माध्यमिक शिक्षा हिंदी में कहते हैं, उसकी समस्या क्या है। तो पर्पजलेसनेस यानी उद्देश्यहीनता, बिल्कुल। कह रहा अपव्यय अवरोधन यानी वेस्टेज एंड ब्लॉकेज, तीसरा कह रहा एक रूपता का अभाव, लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, और डी कह रहा उपरोक्त सभी। तो स्टूडेंट, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लैक ऑफ सॉरी ऑल ऑफ एबव, जिसमें तीनों आ जाएंगे, पर्पजलेसनेस, वेस्टेज एंड ब्लॉकेज, ये भी हमारे माध्यमिक शिक्षा की कमी है, समस्या है, और लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी मतलब एक रूपता का अभाव। तो इसमें ये सारी चीजें हो जाएंगी, जो क्या कह सकते हैं कि पाठ्यक्रम का अच्छा ना होना, ये सारी चीजें माध्यमिक शिक्षा की समस्या में आती है। शिक्षकों का अनुपात कम होना, अगर ये सब भी ऑप्शन आ जाएगा तो आप मेरे बातों को ध्यान से रखिएगा और उसको नोट करिएगा और समझते रहेगा स्टूडेंट। तो ये सारी माध्यमिक शिक्षा में छात्र और शिक्षक का अनुपात अच्छा ना होना, पाठ्यक्रम का व्यवस्थित और अच्छा ना होना, ये सारी चीजें इसमें काउंट करती हैं। तीसरा प्रश्न आया हुआ था आपका कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद का उद्देश्य क्या नहीं, यानी जो NCERT का, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग है, उसका उद्देश्य क्या नहीं है। तो स्टूडेंट कह रहा है एफर्ट टू कोऑर्डिनेट एंड प्रोग्रेस रिसर्च वर्क इन ऑल एरियाज ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा के समस्त क्षेत्र में अनुसंधान का कार्य करने और उसकी प्रगति के समन्वय का प्रयास, ये तो NCERT का ही काम है। दूसरा है इस्टेब्लिशमेंट एंड ऑपरेशन ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, तो राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान की स्थापना और संचालन, ये भी है। ठीक है, फिर कह रहा है कि उच्च शिक्षा के संस्थानों को अनुदान प्राप्त करना। ठीक है, प्रोवाइड ग्रांट फॉर हायर, कह रहा है कि प्रोवाइड ग्रांट टू हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, और अगला कह रहा है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रीजनल कॉलेज एजुकेशन कॉलेजेस। तो स्टूडेंट, इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, और जो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें, क्योंकि डी में जो कह रहा है कि इसका जो मेन NCERT का जो ऑब्जेक्ट हो जाएगा कि जो सी ऑप्शन है कि उच्च शिक्षा के संस्थानों को अनुदान प्रदान करना, ये काम NCERT का नहीं है। प्रोवाइड ग्रांट टू हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, यानी इसको ग्रांट देना, ये काम NCERT का बिल्कुल नहीं है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा कि जो ये NCERT का काम नहीं है, उद्देश्य नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न जो आया हुआ है, हाउ मच आर द टाइप्स ऑफ एजेंसीज ऑफ एजुकेशन, मेनली हाउ मच आर द टाइप्स ऑफ, ये एक्चुअली मुझे लैंग्वेज भी थोड़ा सा रिफाइंड नहीं लगा इस पेपर का, लैंग्वेज में मुझे यहाँ थोड़ा प्रॉब्लम आई है। बेसिकली पूछना चाह रहा है कि शिक्षा के कितने एजेंसीज हैं, अभिकरण है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मेनली जो है आप बीएड में है, और इसको तीन जो मेन है, फॉर्मल, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल, यानी औपचारिक एजेंसी, शिक्षा के औपचारिक अभिकरण, अनौपचारिक अभिकरण, और इसके शिक्षा के औपचारिक, अनौपचारिक और, ठीक है,
और जो तीसरा है वो निरौपचारिक। तो औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक। आपको पता ही है औपचारिक में विद्यालय आ जाता है, जहाँ पे आपको एक ऐसा जगह जहाँ निश्चित समय, निश्चित मात्रा में, मतलब टीचर सब चीज की निश्चितता होती है कि इतने बजे आपको विद्यालय जाना है। तो जहाँ निश्चित संख्या हो वहाँ पे निश्चित, वहाँ पे संख्या है किस घंटी में आपको क्या किस विषय का की शिक्षा दी जाएगी, या आप मतलब सब चीज की टाइमिंग फिक्स होती है, ठीक है। तो वो आपका औपचारिक है। परिवार, घर, ये सब आपका अनौपचारिक में आ जाता है। और निरौपचारिक में जैसे डिस्टेंस लर्निंग और ये सारी चीजें आती हैं, ओपन स्कूलिंग, डिस्टेंस लर्निंग, ये सब निरौपचारिक में आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट कि कौन सी विशेषता शिक्षा के औपचारिक अभिकरण की विशेषता नहीं है, यानी कौन सा फीचर नहीं है फॉर्मल एजेंसी ऑफ एजुकेशन का। ये कह रहा है ये अभिकरण व्यक्ति के ऊपर जीवन पर्यंत शैक्षिक प्रभाव डालते रहते हैं, यानी थ्रू आउट द लाइफ शैक्षिक प्रभाव डालते रहते हैं। बी कह रहा है इनका प्रमुख उद्देश्य व्यक्ति को शिक्षा देना है। इस प्रकार की शिक्षा नियमित और सुसंगठित और मतलब व्यवस्थित होती है। डी कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो स्टूडेंट ये जो कह रहा है कि ए आपका ऑप्शन कर रहा है कि ये अभिकरण व्यक्ति के ऊपर जीवन पर्यंत शैक्षिक प्रभाव डालते रहते हैं, ये औपचारिक नहीं अनौपचारिक शिक्षा की विशेषता है। तो ये जो आपका ऑप्शन ए है कि दीज एजेंसी कंटिन्यू टू एक्सर्ट एजुकेशनल इन्फ्लुएंस ऑन द इंडिविजुअल थ्रू आउट हिज लाइफ, ये आपका जो कह रहे हैं इनफॉर्मल एजुकेशन की क्वालिटी है। तो ये जो फॉर्मल एजुकेशन की क्वालिटी नहीं होगी, तो इसमें से विशेषता नहीं ए होगी। इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, नहीं है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न आया है कि कौन सी विशेषता शिक्षा के अनौपचारिक अभिकरण की विशेषता नहीं है। तो अब अनौपचारिक की विशेषता नहीं है, तो स्टूडेंट इसमें कह रहा है कि मतलब कि कौन सा फीचर इनफॉर्मल एजेंसी ऑफ एजुकेशन का नहीं है, कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है या फीचर नहीं है। तो कह रहा है इनके द्वारा मिलने वाली शिक्षा व्यापक और अनौपचारिक होती है। तो अनौपचारिक में तो शिक्षा अनौपचारिक होगी और इनफॉर्मल होगी, ये तो सही है। व्यापक होती है, बड़े स्तर पर होती है। इसका व्यक्तित्व निर्माण और चारित्रिक विकास और समाजीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका है। चाहे शिक्षा औपचारिक हो चाहे अनौपचारिक है, भाई विकास में, समाजीकरण में, सोशलाइजेशन में तो इंपॉर्टेंट रोल है ही उसका। अगला है कि इन अभिकरणों से प्राप्त शिक्षा पुस्तकीय और अव्यवहारिक होती है। तो जो आपको नॉन फॉर्मल है, यानी जो आपका कह रहे हैं सॉरी इनफॉर्मल है, तो उसमें क्या होता है, वो पुस्तकीय शिक्षा उसमें नहीं होती है, ठीक है। और ये अव्यवहारिक है, तो ये स्टेटमेंट जो है, ये स्टेटमेंट आपका डाउटेड स्टेटमेंट है, तो ये उसकी विशेषता में नहीं आएगा। अनौपचारिक अभिकरण की ये विशेषता नहीं है। और बाकी तो ये सी हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, कि द एजुकेशन रिसीव्ड फ्रॉम दीज एजेंसीज इज बुकिश एंड इम्प्रैक्टिकल, ठीक है। तो ये हो जाएगा अनौपचारिक की विशेषता नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आया है कि पत्राचार और दूरस्थ शिक्षा के केंद्र और संस्थाएं किस प्रकार के शिक्षा के अभिकरण के उदाहरण है। तो कह रहा है पत्राचार, दूरस्थ शिक्षा या डिस्टेंस लर्निंग, और जो आपका ये हो जाएगा कि करस्पॉन्डेंस एंड डिस्टेंस एजुकेशन, ये कह रहा है कि किस प्रकार के अभिकरण के उदाहरण है, यानी कौन से एजेंसी के उदाहरण है। तो स्टूडेंट्स, तो ये जो पत्राचार और दूरस्थ शिक्षा किस में आ जाता है, ये निरौपचारिक में हो जाते हैं, जिसको नॉन फॉर्मल कहा जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा नॉन फॉर्मल एजेंसी ऑफ एजुकेशन। अगला प्रश्न आया है शिक्षा क्या है। तो कह रहा है शिक्षा एक वस्तु है, यानी एजुकेशन इज अ थिंग, एजुकेशन इज अ बिजनेस, एक व्यवस्था है, एजुकेशन इज अ बुक, एजुकेशन इज नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। तो शिक्षा क्या है? एजुकेशन इज नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। शिक्षा ज्ञान तथा अनुभव है। शिक्षा क्या है? ज्ञान तथा अनुभव है। अगला क्वेश्चन आया कौन सा कथन गलत है, कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो कह रहा है अगला कि शिक्षा एक अविरल प्रक्रिया यानी कंटिन्यूअस प्रोसेस है। एजुकेशन त्रिमुखी यानी 3 डायमेंशनल है। तो 3 डायमेंशनल में क्या हो गया? स्टूडेंट, टीचर और सेल, जो आपका सेल कैरिकुलम। तो ये जो हो गया, तो त्रिमुखी भी है। शिक्षा एक गतिहीन प्रक्रिया, ये नहीं होगा, शिक्षा के बारे में गलत है। शिक्षा गतिहीन यानी मोशनलेस प्रोसेस नहीं है, ठीक है। तो ये गतिहीन प्रक्रिया नहीं है, ये स्टेटमेंट गलत है। तो ये इसके साथ हम जाएंगे कि सी को कह देंगे कि ये गलत है, ऑप्शन चारों में से सॉरी। अगला प्रश्न था कौन सा शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। अब कह रहा है इसमें से शिक्षा का उद्देश्य क्या नहीं, व्यक्ति का मानसिक विकास यानी जो मेंटल डेवलपमेंट है, व्यक्ति को शिक्षक बना देना, टीचर। तो देखिए सीधे सी बात, शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को शिक्षक बनाना कभी नहीं होता है। तो टू मेक अ मैन टीचर, ये नहीं होता है शिक्षा का, ये उद्देश्य बिल्कुल नहीं होता है। शिक्षा व्यक्ति के चारित्रिक विकास करना, व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना, ये दोनों हो जाएगा। तो ये शिक्षा का उद्देश्य नहीं होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। जो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यह परिभाषा किसने दी है। सर्वोच्च शिक्षा वह है जो हमें केवल सूचनाएं नहीं देती, वरन हमारे जीवन और संपूर्ण सृष्टि में समरसता पैदा करती है। यानी कह रहा है कि द हायर एजुकेशन इज दैट वी डज नॉट मेयर गिव अस इंफॉर्मेशन बट मेक्स आवर लाइफ इन हार्मोनी विथ ऑल एग्जिस्टेंस। तो ये किसका स्टेटमेंट है? तो स्टूडेंट ये स्टेटमेंट टैगोर का है। टैगोर ने कहा कि शिक्षा हमें बस सूचनाएं नहीं देती है, बल्कि हमारे संपूर्ण जीवन में और जीवन और संपूर्ण सृष्टि में समरसता पैदा करती है। तो हार्मनी का विकास करती है हमारे पूरे जो हमारी लाइफ में। ये स्टेटमेंट टैगोर का है। अगला क्वेश्चन आया है एजुकेशन वर्ड किन 2 शब्दों से मिलकर बना है। तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर तो आप सबको पता होगा, जो आपका ऑप्शन ए है। एजुकेशन 2 वर्डों से मिलकर बना है, और वो 2 वर्ड क्या है? ई प्लस ड्यूको। वो स्टूडेंट वो दो वर्ड है, ई प्लस ड्यूको। और ई और ड्यूको ये दोनों लैटिन वर्ड, ये जो लैटिन वर्ड जो बना है। अब ऑप्शन देखिए, कह रहा था सी देख के कंफ्यूज मत हो जाएगा कि एडुकेटम, एडुकेटम से एजुकेशन नहीं बना है। एडुकेटम वर्ड खुद ही लैटिन वर्ड ई और प्लस ड्यूको से मिलकर बना है, ठीक है।
तो इसको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है, यह परिभाषा किसने दी है कि राज्य की परिभाषा एक संगठित राजनीतिक समुदाय के रूप में दी जा सकती है जिसकी एक सरकार होती है जो उन लोगों द्वारा मान्य होती है। यानी स्टेट में बी डिफाइंड एज एन ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल कम्युनिटी विद द गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड बाय द पीपल। यानी गवर्नमेंट को जो लोगों द्वारा मान्य होती है, जानी जाए, वो गवर्नमेंट जो लोगों द्वारा जानी जाए। तो ये स्टेटमेंट है आई एल कंडेल का। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका आई एल कंडेल, ठीक है, कि स्टेट में भी डिफाइंड इन ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल कम्युनिटी विद गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड बाय पीपल। आई एल कंडेल ने ये स्टेटमेंट दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई? तो स्टूडेंट ये पहले ही बता दिया है कि एजुकेशन की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से हुई है, जो ई और ड्यूको से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? ई प्लस ड्यूको से मिलकर बना है, ठीक है, जिसका मतलब ही होता है, ई मतलब होता है कि मूवमेंट फ्रॉम इनवर्ड टू आउटवर्ड, और ड्यूको मतलब होता है मतलब मूवमेंट फ्रॉम इनवर्ड टू आउटवर्ड, मतलब किसी छुपी चीजों को बाहर निकाला। ड्यूको मतलब डेवलपमेंट या प्रोग्रेस, विकास, ठीक है। तो इससे बनता है एजुकेटम, और एजुकेटम जो वर्ड है ये ई और ड्यूको से बना हुआ है। स्टूडेंट कई जगह एजुकेटम, एडुशेयर, एडुशर, एडुकेयर, एडुशर और एडुकेटम, ये तीनों वर्ड जो है माने जाते हैं कि ये लैटिन वर्ड है और ये ई ड्यूको से बने हुए हैं। चलिए अगला प्रश्न आया, विद्यालय को शिक्षा का प्रभावशाली अभिकरण बनाने हेतु क्या उपाय किया जाना चाहिए? यानी विद्यालय को शिक्षा का प्रभावशाली अभिकरण यानी एजेंसी बनाने के लिए क्या स्टेप लेना चाहिए? तो कह रहा है कि समाज और समुदाय का सहयोग, लोकतांत्रिक वातावरण, उपयुक्त में से दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो स्टूडेंट राइट हो जाएगा, आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से दोनों, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षा का संकुचित अर्थ क्या है? तो शिक्षा का नैरो मीनिंग क्या है ऑफ एजुकेशन? शिक्षा का अभिप्राय जीवन में प्राप्त अनुभवों से है। शिक्षा का अभिप्राय, अगला कह रहा है कि शिक्षा का अभिप्राय स्कूली या विद्यालय शिक्षा से, शिक्षा का अभिप्राय घर में प्राप्त शिक्षा से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो संकुचित अर्थ क्या है? शिक्षा का जो शिक्षा का संकुचित अर्थ है कि शिक्षा का अभिप्राय स्कूली या विद्यालय शिक्षा से है, ठीक है, ये हो जाएगा संकुचित अर्थ, ठीक है। और व्यापक अर्थ में कहें तो जीवन प्राप्त अनुभवों से, शिक्षा का अभिप्राय जीवन में प्राप्त अनुभवों से है, ठीक है, तो ये व्यापक अर्थ है। चलिए अगला प्रश्न है, शिक्षा शास्त्र की प्रकृति क्या है? तो स्टूडेंट शिक्षा शास्त्र की प्रकृति क्या कर रहा है? शिक्षा शास्त्र कला है, शिक्षा शास्त्र विज्ञान है, शिक्षा शास्त्र कला और विज्ञान दोनों है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा शास्त्र कला और विज्ञान दोनों है। एजुकेशन इज आर्ट एंड साइंस बोथ, इसके साथ जाएंगे। कह रहा है अगला, मीनिंग ऑफ एजुकेशन, यानी औपचारिक शिक्षा में औपचारिक शिक्षा में शिक्षा के किस अर्थ को लिया गया? यानी जो फॉर्मल एजुकेशन में एजुकेशन के किस अर्थ को लिया जाता है? संकुचित अर्थ को, व्यापक अर्थ को, दोनों को? तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा संकुचित अर्थ को, ठीक है। औपचारिक शिक्षा यानी जो फॉर्मल एजुकेशन है उसमें हम संकुचित अर्थ को, शिक्षा के संकुचित अर्थ को देखते हैं, यानी जो नैरो सेंस में देखते हैं। और जो व्यापक अर्थ होता है वो आपका इनफॉर्मल एजुकेशन में हो जाता है, जिसमें परिवार समाज से सीखना, जो स्कूल से लर्निंग होती है वो लिमिटेड टाइम के लिए होती है, और फॉर्मल एजुकेशन में एक निश्चित समय में निश्चित टीचर द्वारा निश्चित विधियों द्वारा शिक्षण किया जाता है। जबकि जो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस जो चलता है तो उससे व्यक्ति समाज से, अपने पर्यावरण और परिवेश सबसे सीखता है। और वो जो क्या है, एजुकेशन इज नेवर एंडिंग प्रोसेस, कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। तो जो औपचारिक शिक्षा है वो संकुचित अर्थ को दिखाती है, ठीक है। औपचारिक और निरौपचारिक शिक्षा में भिन्नता है, तो किस प्रकार का डिफरेंस है? फॉर्मल और नॉन फॉर्मल एजुकेशन में जो डिफरेंस है, पाठ्यक्रम में, उद्देश्य में, मूल्यांकन में, विधियों में। तो स्टूडेंट जो फॉर्मल और इनफॉर्मल एजुकेशन है वो अपने मेथड्स ऑफ टीचिंग में अलग अलग है। लक्ष्य दोनों का एक है, दोनों का काम है, ठीक है, शिक्षा को प्रदान करना, अपने उद्देश्य भी एक है, मूल्यांकन मेथड, विधियां जो है, मेथड ऑफ टीचिंग है, दोनों में अलग अलग है, ठीक है, फॉर्मल और नॉन फॉर्मल में, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन कर रहा है कि एम ऑफ नॉन फॉर्मल एजुकेशन, निरौपचारिक शिक्षा का क्या उद्देश्य है? शिक्षा की सर्वसुलभता को बढ़ावा देना, कमजोर वर्ग के जीवन स्तर को आगे बढ़ाना, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो स्टूडेंट ये जो आपका, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा कि निरौपचारिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है? शिक्षा को सर्वसुलभ करना, यानी जो आपका नॉन फॉर्मल एजुकेशन है वो कहाँ पे, डिस्टेंस लर्निंग, ओपन स्कूलिंग द्वारा दी जाती है, तो वो शिक्षा को सुलभ बना देती है। और कमजोर वर्ग के जीवन स्तर को बढ़ाना, तो राइट आंसर हो जाएगा सी, दोनों, यानी बोथ ऑफ दीज, इनहेंसिंग एक्सेसिबिलिटी ऑफ एजुकेशन और इंप्रूविंग द लाइफ स्टाइल ऑफ द वीकर सेक्शन, ये दोनों हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मुक्त विश्वविद्यालय का सर्वोत्तम उदाहरण है? तो औपचारिक मुक्त विश्वविद्यालय मैंने बताया ही कि निरौपचारिक जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन में ये आते हैं, आपके जो स्कूल, पाठशाला, ये औपचारिक है, जहाँ पे निश्चित शिक्षक, निश्चित छात्र अनुपात, निश्चित विधियों द्वारा आपको शिक्षा दी जाती है, तो फॉर्मल एजुकेशन होगा। निरौपचारिक शिक्षा में आ जाते हैं आपके क्या कहते हैं, आपके ओपन स्कूलिंग, आपके ओपन स्कूलिंग, तो ओपन मतलब ओपन शिक्षा आ जाती है, डिस्टेंस लर्निंग आ जाती है, पत्राचार के माध्यम से जो शिक्षा दी जाती है वो निरौपचारिक में हो जाती है, ठीक है। और अनौपचारिक में तो परिवार, समाज, ये सारा शिक्षा का केंद्र होता है, ठीक है। किसने कहा शिक्षा पूर्ण जीवन है? तो जो कह रहा है कि शिक्षा जो पूर्ण जीवन है, ये स्टेटमेंट है हर्बर्ट स्पेंसर का, ठीक है।
हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा है कि एजुकेशन इज कंप्लीट लिविंग, हर्बर्ट स्पेंसर, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा हर्बर्ट स्पेंसर स्टूडेंट। लेकिन डीवी का भी इससे मिलता जुलता एक स्टेटमेंट है। डीवी ने कहा कि एजुकेशन इज नॉट प्रिपरेशन ऑफ लाइफ, एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ, यानी शिक्षा जो जीवन की तैयारी नहीं है, शिक्षा खुद ही, शिक्षा अपने आप में एक जीवन है। तो ये शिक्षा पूर्ण जीवन है, और शिक्षा अगर बस जीवन आ जाए कि एजुकेशन इज लाइफ इन इटसेल्फ, तो ये जॉन डीवी का स्टेटमेंट हो जाएगा। लेकिन यहाँ राइट आंसर हर्बर्ट स्पेंसर हो जाएगा, जिन्होंने कहा था शिक्षा पूर्ण जीवन है, एजुकेशन इज ए कंप्लीट लिविंग। अगला प्रश्न है शिक्षा का समाज के प्रति कार्य है। तो शिक्षा का समाज के प्रति क्या कार्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कह रहा है कि एजुकेशन का जो फंक्शन है सोसाइटी के लिए क्या है, एजुकेशन टुवर्ड, फंक्शन ऑफ एजुकेशन टुवर्ड सोसाइटी, कह रहा है सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण, सामाजिक सुधार और प्रगति, बालक का समाजीकरण यानी सोशलाइजेशन, और कह रहा है उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। शिक्षा का समाज के प्रति ये सारा कार्य है कि सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण भी करना, प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज, और फिर सोशल रिफॉर्म एंड प्रोग्रेस, सोशलाइजेशन ऑफ चाइल्ड। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन डी के साथ चलेंगे, ये राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न आया है, अगला प्रश्न है फंक्शन ऑफ एजुकेशन टुवर्ड इंडिविजुअल। तो इंडिविजुअल यानी व्यक्ति के प्रति, एक प्रत्येक व्यक्ति के प्रति शिक्षा का क्या कार्य है, मतलब व्यक्ति विशेष के प्रति क्या कार्य है? तो कह रहा है आवश्यकताओं की पूर्ति, चारित्रिक विकास, अनुभवों का पुनर्गठन यानी रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंस, उपरोक्त सभी। तो इसके यहाँ पे भी राइट आंसर स्टूडेंट हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी, हम इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसने कहा विद्यालय माँ के घुटने में होता है, यानी किसका, ये बहुत ही प्रोमिनेंट स्टेटमेंट है स्टूडेंट, और ये कॉमेनियस का स्टेटमेंट है। इसने ही कहा था कि जो विद्यालय है वो माँ के घुटने में होता है, कॉमेनियस का स्टेटमेंट हो जाएगा स्टूडेंट। अगला प्रश्न कर रहा है कौन सा कार्य राज्य के शिक्षा संबंधी कार्य से अलग है, यानी विच वर्क इज डिफरेंट फ्रॉम द एजुकेशन रिलेटेड टू वर्क ऑफ स्टेट। तो कौन सा अलग है? तो कह रहा है विद्यालयों की स्थापना करना, शिक्षा के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना, योग्य शिक्षकों की व्यवस्था करना, विद्यालय के लिए बालकों को तैयार करना। तो राज्य शिक्षा के संबंधी कार्य से अलग है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट डी, यानी विद्यालय के लिए बालकों को तैयार करना जो है, ये काम ये आपका गवर्नमेंट, ये जो कह रहा है कि वर्क ऑफ स्टेट नहीं है, ये राज्य का काम नहीं। विद्यालयों की स्थापना करना है, विद्यालयों के लिए जागरूकता उत्पन्न करना है, योग्य शिक्षकों की व्यवस्था करना है, ठीक है। बालक को तैयार करने का काम राज्य का नहीं है। अगला प्रश्न आया है कि प्राथमिक शिक्षा राष्ट्रीय पोषाहार सहायता कार्यक्रम कब शुरू किया गया? तो स्टूडेंट ये कह रहा है 1990 में, यानी जो कर रहा है, जो मिड डे मील की तरह की योजना की बात कर रहा है कि नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन। तो कह रहा है 1990 में, बी करा 1995 में, सी करा 2000 में, और डी करा 2005 में। तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर है 1995 में, और डे बहुत इंपॉर्टेंट था हमारे इंडिपेंडेंस डे के दिन, 15 अगस्त 1995। राइट आंसर हो जाएगा 15 अगस्त 1995 में ये स्टार्ट किया गया। तो ठीक है, तो 15 अगस्त 1995, तो हम ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आया है सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत किस सन में हुई? तो सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत 2001 में की गई है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2001 में। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत 2001 में की गई, आंसर डी आपका सही होगा 2001। कह रहा है रफली हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन इंस्टीट्यूशन आर फाउंड इन इंडिया। भारत में मोटे तौर पर कितने प्रकार की प्रारंभिक शिक्षा संस्थाएं पाई जाती हैं? तो राजकीय मान्यता प्राप्त, राजकीय मान्यता प्राप्त, मान्यता एवं सहायता प्राप्त यानी जो एडेड स्कूल हो गए, स्टेट स्कूल हो गए, गैर मान्यता एवं गैर सहायता प्राप्त यानी अनरिकॉग्नाइज्ड एंड अनएडेड इंस्टीट्यूशन, तो डी। तो इस सभी तरह के हमारे वहाँ जो कर रहे मोटे तौर पे प्रारंभिक सरकारी स्कूल भी है, प्राइवेट स्कूल भी है, और हमारे यहाँ एडेड स्कूल भी प्राइमरी में, तो ये शिक्षाएं देने का काम करते हैं। तो आंसर डी सही हो जाएगा। अगला जो तीसरा प्रश्न आया था, कह रहा भारतवर्ष में माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की आयु लगभग होगी। तो ये कह रहा है कि माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने के, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जो, तो स्टूडेंट कह रहा है कि 14 से 20, 16 से बी कर रहा है 16 से 18 वर्ष, ये 8 लिखा 18 है यहाँ पे, 16 to 18 ईयर्स, फिर कर रहा है 14 से 18 वर्ष और 13 से 17 वर्ष। तो देखिए सेकेंडरी के लिए हो जाता है 14 to 18 ईयर्स, 14 to 18 ईयर्स हो जाता है। भारत में माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की औसत जो आयु है वो 14 से 18 हो जाती है। ये जो आपका कह सकते हैं कि 14 से 15, फिर उसके बाद 14 से स्टार्टिंग हो जाती है, 6 से 14, 6, 7, 8, 9 और 10 तक जाते थे, तो 14 से 18 का ईयर कवर करता है। और प्राथमिक के लिए 6 से 14 वर्ष, अगर प्राथमिक पूछ लेता है, प्राइमरी पूछ लेता है तो 6 से 14 वर्ष, और अगर ये पूछा है सेकेंडरी के लिए तो सेकेंडरी का हो जाएगा स्टूडेंट 14 से 18 वर्ष, आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आया है माध्यमिक शिक्षा के लिए निर्धारित मानकों को लागू करने वाली संस्था है। तो माध्यमिक शिक्षा के लिए जो स्टैंडर्ड्स को लागू करने वाली संस्था है, उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए जो है एनसीईआरटी। माध्यमिक जो कह रहा है इंस्टीट्यूशन दैट इन्फोर्सेस द स्टैंडर्ड सेट फॉर सेकेंडरी एजुकेशन इज एनसीईआरटी। इसका राइट आंसर हो जाएगा एनसीईआरटी का फुल फॉर्म, एनसीईआरटी का एस्टेब्लिशमेंट, ये सब स्टूडेंट थोड़ा सा आप देख लीजिएगा इन सब चीजों को, ठीक है।
अगला करा है टीचर एजुकेशन शुड बी कंसीडर्ड एज अ की टू द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा को यानी टीचर्स एजुकेशन को शिक्षा के विकास की कुंजी मानना चाहिए, यानी शिक्षा को शिक्षा के विकास की कुंजी मानना चाहिए। और स्टेटमेंट किसका है? ये कोठारी आयोग का है, ये स्टेटमेंट है कोठारी कमीशन का, ठीक है। और कोठारी कमीशन में ये जो है पहला ये राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन इसी के अनुशंसा पे हुआ, ठीक है। और इसके प्रथम ये 1964 से 66 तक था और इसके अध्यक्ष दौलत सिंह कोठारी थे, ठीक है। भारत का पहला ऐसा आयोग था कि जिसने अपने रिपोर्ट में सामाजिक बदलाव को ध्यान में रखते हुए ठोस सुझाव दिए थे। इसमें 23 रिकमेंडेशन की गई थी, ठीक है। और इसमें 1986 में पहले जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति गठित हुई तो वो इन्हीं के रिकमेंडेशन पे गठित हुई, कोठारी कमीशन। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि विच इज नॉट फंक्शन ऑफ नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, यानी राष्ट्रीय शिक्षक परिषद का कार्य नहीं है। तो राष्ट्रीय शिक्षक परिषद का कार्य क्या नहीं है? तो कह रहा है महाविद्यालयों को का मान्यता प्राप्त करना, यानी एक्रेडिटेशन ऑफ कॉलेज। बी कह रहा है प्रशिक्षण संस्थाओं का मानदंड एवं स्तर का निर्धारण करना, सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण को प्रोत्साहन तथा दिशा निर्देश देना, और यूजीसी तथा अन्य शैक्षिक संस्थाओं से तालमेल स्थापित करना, ठीक है। तो स्टूडेंट ये इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ये जो कह रहा है कि शिक्षा परिषद का कार्य क्या नहीं, तो ए महाविद्यालयों को मान्यता प्राप्त करना ये यूजीसी का काम है, ना कि ये एनसीटीई का ये वर्क नहीं है। नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन का ये वर्क नहीं है। एक्रेडिटेशन ऑफ कॉलेजेस का वर्क एनसीटीई का नहीं है, ठीक है। तो यहां पे हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। अगला करा विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्वालिटी कंट्रोल ऑफ टीचर एजुकेशन इन इंडिया। तो क्वालिटी कंट्रोल क्या करता है टीचर एजुकेशन में? तो क्वालिटी कंट्रोल के बारे में बात करें तो ये काम करता है, क्वालिटी कंट्रोल पे काम करता है आपका यूजीसी, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यूजीसी, ठीक है। तो यूजीसी है जो मतलब सॉरी स्टूडेंट्स, कह रहा हूं कि इसका जो राइट आंसर है जो कह रहा है कि भारत में अध्यापक शिक्षा की गुणवत्ता के नियंत्रण की जिम्मेदारी किस पे है? तो इसका राइट आंसर है एनसीटीई पे है। जो एनसीटीई है जो ये करती है पूरा, ये कंट्रोल करती है टीचर एजुकेशन क्वालिटी को, ठीक है, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, एनसीटीई, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? किसने कहा कि विद्यालय मनुष्य द्वारा निर्मित वे संस्थाएं जिनका उद्देश्य बच्चों में सुसमायोजित एवं समाज के कुशल सदस्य बनाने में सहायता करना है, यानी स्कूल आर द इंस्टीट्यूशन डिवाइस्ड बाय मेन फॉर द पर्पज ऑफ एडिंग इन द प्रिपरेशन ऑफ यूथ फॉर वेल एडजस्टेड एंड इफिशिएंट मेंबरशिप ऑफ सोसाइटी। तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ये रॉस का स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट किसका है? तो ये स्टेटमेंट रॉस का है, ये ठीक है। रॉस ने ये कहा है कि विद्यालय मनुष्य द्वारा निर्मित हुए संस्थाएं जिनका उद्देश्य बच्चों में सुसमायोजित और समाज के लिए कुशल सदस्य बनाने में सहायता करना है। ये स्टेटमेंट रॉस का है स्टूडेंट, ठीक है, रॉस का है, ठीक है। अगला है, यह परिभाषा किसने दी कि परिवार एक ऐसा समूह है जो पर्याप्त रूप से निश्चित लैंगिक संबंध पर आधारित है, जो इतना स्थायी होता है कि उसके द्वारा बच्चों के जन्म एवं पालन पोषण की व्यवस्था हो जाती है। यानी तो परिवार एक ऐसा समूह है जो पर्याप्त रूप से निश्चित और लैंगिक संबंध पे आधारित है और इतना स्थायी होता है कि बच्चों के पालन पोषण की व्यवस्था हो जाती है। तो ये मैकाइबर एंड पेज का स्टेटमेंट है स्टूडेंट। ये किसका है? मैकाइबर एंड पेज का, ठीक है। इसका ये इनका स्टेटमेंट है, ठीक है। ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, किसने कहा कि समुदाय एक ऐसा सामाजिक समूह है जो निश्चित भूभाग पर रहता है और उसमें हम की भावना पाई जाती है, यानी कम्युनिटी इज अ सोशल ग्रुप ऑफ सेम डिग्री वी फीलिंग एंड लिविंग इन अ गिवन एरिया, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर है कि ये बोगार्डस का स्टेटमेंट है स्टूडेंट। ये बोगार्डस ने इस स्टेटमेंट को दिया हुआ है। राइट आंसर है आपका बोगार्डस, बी, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पे उसने ही कहा था कि कम्युनिटी जो है सोशल ग्रुप विद सेम डिग्री वी फीलिंग एंड लिविंग इन अ गिवन एरिया, जो हम एक निश्चित मतलब जिसमें हम रहते हैं, जो हमें हम की भावना निश्चित एरिया में रहते हैं और हम की भावना का यह विकास करता है। अगला प्रश्न आया था कि कह रहा है फंक्शन ऑफ एजुकेशन टुवर्ड द नेशन इज, यानी शिक्षा का राष्ट्र के प्रति क्या कार्य है। अब शिक्षा का राष्ट्र के प्रति क्या कार्य कर रहा है? नागरिक एवं सामाजिक कर्तव्यों की भावना का विकास करना, यानी ठीक है, सोशल ड्यूटीज को डेवलप करना। दूसरा करा राष्ट्रीय विकास है, नेशनल डेवलपमेंट। तीसरा करा राष्ट्रीय एकता, नेशनल इंटीग्रेशन। और डी करा ऑल ऑफ एबव। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ एबव, यानी डी, उपरोक्त सभी। ये जो ऊपर तीनों दिए गए नागरिकता का और नागरिकता के साथ साथ नागरिकता का, राष्ट्रीय विकास का और राष्ट्रीय एकता का, तीनों का काम शिक्षा का कार्य है, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट। स्टूडेंट साथ ही साथ कहना चाहूंगा कि आपको मेरा वीडियो लेक्चर अच्छा लग रहा है तो इसको आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्टूडेंट। मैं आपके लिए आगे और भी पेपर्स लेकर आता रहूंगा ताकि आपकी तैयारी अच्छे से होती रहे, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके फ्रेंड्स के बीच शेयर भी करिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है शिक्षा के अनौपचारिक साधन का उदाहरण है। अब अनौपचारिक साधन का उदाहरण क्या है? विद्यालय, परिवार, विश्वविद्यालय, पुस्तकालय। देखिए, विद्यालय जाके शिक्षा लेनी है, यानी औपचारिक है, जहां मैंने बोला ना निश्चित स्थान पर निश्चित शिक्षक, निश्चित मतलब सब कुछ रूल्स रेगुलेशन सेट है। विद्यालय, विश्वविद्यालय वो भी विद्यालय की जैसा ही, वहां जाके शिक्षा लेनी पड़ती है। पुस्तकालय
यहाँ पे भी जाके पढ़ना पड़ता है, इसका एक टाइमिंग होता है। लेकिन परिवार जो है, बालक कभी सुबह से लेकर शाम तक, इसमें निश्चित टाइमिंग की बाउंडेशन नहीं है, तो ये अनौपचारिक साधन क्या हो जाएगा, यहाँ पे परिवार हो जाएगा। और आपको बताएं जो नॉन फॉर्मल, ये इनफॉर्मल हो गया, और जो निरौपचारिक में आ जाता है उसमें आपका ओपन स्कूल और लाइब्रेरी आ जाता है। ठीक है, तो विद्यालय आपका फॉर्मल, परिवार इनफॉर्मल, और ओपन स्कूलिंग और ये डिस्टेंस लर्निंग, ये सब क्या हो जाता है, क्या कहते हैं आपका नॉन फॉर्मल, ये यानी इसको निरौपचारिक कह देते हैं। ठीक है, अगला लास्ट प्रश्न जो आया था, किसने कहा शिक्षा का कार्य को पूरा करने के लिए समाज ने कुछ विशिष्ट संस्थाओं को जन्म दिया है, इन संस्थाओं को शिक्षा का अभिकरण कहा जाता है। यानी ये स्टेटमेंट किसका है कि जो मतलब सोसाइटी है डेवलप्ड अ नंबर ऑफ स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन टू कैरी आउट द फंक्शन ऑफ एजुकेशन, दीज इंस्टीट्यूशन आर नोन एज एजेंसी, इन्हीं को शिक्षा का अभिकरण कहा जाता है। तो स्टूडेंट ये स्टेटमेंट है बी आर भाटिया का। ठीक है, तो इस तरह से स्टूडेंट हमने आपके लिए EDU BED 101 का पूरा प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन कवर किया है। आशा करता हूं कि आपको हमारा वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, ताकि हम जब आपके लिए EDU 102 का पेपर का कंप्लीट सोल्यूशन लेके आए तो आप उस वीडियो को मिस ना करें और वीडियो आप तक पहुंचे। आपके टाइम के लिए आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका पेपर बहुत अच्छा हो, मेरी तरफ से बेस्ट विशेष। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।